देखो तो भी नो टेंशन है, क्योंकि लेवल में बराबर से क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। अगर आपने थोड़ी सी भी अपनी गणित का जैसा इंप्रूवमेंट कर लिया, छोटी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया, तो कोई बड़ी बात नहीं, आईसीआर में भी आप सिलेक्शन निकाल सकते हो, क्योंकि लेवल बिल्कुल मस्त वाला चला रहे हैं हम। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है बच्चों, पीएच के क्वेश्चन की बात कर रहे थे अपन। हमने पीएच निकालना सीखा नंबर फर्स्ट सॉलिड एसिड का, क्लियर हुआ। हमने पीएच निकालना सीखा बच्चों सॉलिड बेस का, ठीक है। हमने पीएच निकालना सीख लिया किसका, अति तनु विलियनों का। अति तनु विलियनों का भी हमने पीएच निकालना सीख लिया। आई होप इसका तो आप चुटकियों में आंसर भी दे देते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 की घात -11 MHCl की पीएच कितनी होगी, कि पीएच बराबर क्या होगी, तो कितनी हो जाएगी? 7 से थोड़ा कम, क्योंकि ये अति तनु विलियनों की कैटेगरी में गया। ठीक है ना। पहचान आपको बता रखी है कि इनके आगे किस प्रकार की सांद्रताएं लिखी होगी। अति तनु विलियनों के बाद बच्चों हमने मोस्टली तो यही देखा है भी, हमने ये भी देख लिया सॉलिड एसिड की प्लस सॉलिड बेस, सॉलिड एसिड 1 और सॉलिड एसिड 2 के मिक्सिंग की पीएच भी निकालना सीख लिए। 5वीं कैटेगरी की बात करें तो हमने एसिड के अंदर किसी बेस को भी मिलाकर के पीएच निकालना सीख लिया है। यही निकालना सीख लिया। ये इनके फॉर्मूले हम देख चुके थे। इसमें क्या करना था, N1V1 प्लस N2V2 बराबर N इंटू V करना था। V यहां पर V1 प्लस V2 के इक्वल होगा, तो यहां पर आप n का मान निकालेंगे तो N1V1 प्लस N2V2 बटा V1 प्लस V2, यहां पर यह आपका सूत्र बन जाता है। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करना होगा, अम्ल के अंदर हमने क्षार को मिलाया है, तो क्षार अम्लों के गुणों को क्या करेगा, खत्म करेगा, या अम्ल क्षार के गुणों को फिनिश करेगा। ठीक है। यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N1V1 माइनस N2V2 अपॉन में V1 और प्लस V2 बराबर ये आ गई आपकी परिणामी विलयन की नॉर्मलता। यही था फॉर्मूला। अब देखो कब किसको घटाना है। अगर मान लो अम्लों की सांद्रता ज्यादा आ रही है और क्षारों की सांद्रता कम आ रही है, तो इसमें से इसको घटाना है। ज्यादा कौन है यहाँ पे, ये ज्यादा है ना, तो N1V1 माइनस N2V2 करेंगे। ठीक है। और बताओ इसके परिणामी विलयन की जो पीएच आएगी वो 7 से कम आएगी। क्यों? क्योंकि अम्लों की सांद्रता यहाँ पर थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है। बताओ बच्चों यहाँ पर N2V2 माइनस N1V1 कब करना चाहिए, ये क्षारों के लिए है और ये अम्लों के लिए है, बटा V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला कब लगेगा, हाँ, जब क्षारों का आयतन और नॉर्मलता का गुणा अम्लों के कंपेयर में ज्यादा हो। ठीक है, तभी आपको वो फॉर्मूला लगाना है। समझ में आ गई बच्चों बात। तो ये तरीका आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था बच्चों, कि पीएच बराबर कितनी दी हुई थी, 4 थी। आगे क्या था, HCl के H प्लस आयनों की सांद्रता क्या होगी, ये आपके सामने क्वेश्चन था। यही था ना। अब की बार हमने क्या कर दिया, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, सीखना है, बहुत आसान है काम। पीएच बराबर 4 है, HCl के H प्लस की सांद्रता आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, एक काम करेंगे,
बताओ, जब आपको H प्लस आयन की सांद्रता दी जाती थी, जब आपको ये चीज दी जाती है, तब pH कैसे निकालते थे? ऐसे ही निकालते थे माइनस लॉग H प्लस। पहले हमें ये दी जाती थी और ये पूछी जाती थी। आज हमें ये पूछा गया, ये दिया गया है और इसको पूछा गया है, यही है ना? तो इसके लिए आप एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे? H प्लस आयनों की सांद्रता हमें निकालनी है, तो इसके लिए एंटी लॉग लेंगे। क्या लेंगे? एंटी लॉग लेंगे। किसका लेंगे? पीएच का लेंगे, और पीएच का कैसे लेंगे एंटी लॉग, वो भी आपको बता रहे हैं। जैसे आपको पीएच कितना दिया हुआ है, तो यहां लिख देंगे एंटी लॉग। पीएच कितना है? 4 है, तो ये 4 है। ठीक है। अब ये देखो, एंटी का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है, प्रति होता है ना, यही होता है एंटी का मतलब। कि यार वो आदमी तो आपने एंटी चाल रही हो आजकल, है ना, वो पार्टी का तो आपने एंटी चाह, यही होता है ना, एंटी का मतलब उल्टा होता है। देखो एंटी लॉग किसका है? 4 का। तो अब ये देखो, इसका उल्टा क्या होगा, या यूं समझिए, एंटी लॉग 4, किस लॉग का मान 4 होता है? ये ऐसे दिमाग लगा लो, किस लॉग का मान 4 होता है, वही तो इसका एंटी लॉग हो जाएगा ना। बताओ, 10 की घात माइनस 4 अगर है, लॉग 10 की घात माइनस 4 है, तो इसका मान ही तो 4 आएगा ना, यही आएगा। तो एंटी लॉग 4 बराबर कितना हो जाएगा? 10 की घात माइनस 4। यह आ गई इसके H प्लस आयनों की सांद्रता, सीधा ही है। चलो ऐसे समझिए, अगर H प्लस आयनों की सांद्रता 10 की घात माइनस 4 होती, तो फिर pH का मान कितना होता? 4 ही आता। तो pH बराबर 4 दिया हुआ है और H प्लस की सांद्रता पूछी गई है, तो सिंपल सी बात है, वो 4 ही होगी। समझ में आ गई ना बात? तो लॉग 1 से लेके 10 तक आप थोड़ा नॉलेज में रखो, काम बन जाएगा। समझ में आ गई ना? चलो ये लिखो आप, समझ में आ गई ना मेन बात? अरे पीएच का मान जो भी दिया है ना, ये समझो कि वो किस लॉग का मान है, बस वही उत्तर है। इतना अगर आपने कर लिया तो ये नहीं है, ये तो ऐसे लाइन है। हो गया बच्चों? चलो अब अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिए। देखो, pH बराबर 2 है, तो HNO3 विलियन में H प्लस की सांद्रता क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 2 होगी, ऑप्शन नंबर 2
10 की घात -4 होगी, 10 की घात -2 होगी। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं होगी। कौन सा सही रहेगा? हाँ, 10 की घात -2। चाहे तो 10 की घात -2 रख के देख लीजिए, pH का मान 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। इतना ही मामला है। लगा लोगे ना दिमाग थोड़ा बहुत तो इतने में पहुंच जाओगे उत्तर के आसपास। लॉग मान आपको निकालना आता ही है, फिर क्या दिक्कत है। चलो जी, इसको हटा दिया जाए। तो हमने किस किस की पीएच निकालना सीखा है, बताओ देखें। निकालिए, सॉलिड एसिड बेस वगैरह की सब कुछ की निकाल ली। अब अगला हेडिंग डालो, हेडिंग डालो बच्चों, दुर्बल अम्लों की पीएच ज्ञात करना। हेडिंग डालो, दुर्बल अम्लों की पीएच ज्ञात करना। देखें, बताओ, देखिए एक दुर्बल अम्ल का नाम बताओ, किसी एक दुर्बल अम्ल का नाम बताइए। CH3 COOH सबसे बढ़िया दुर्बल अम्ल है ये लो जी। आयनन किस किस में होगा? CH3 COO माइनस और H+ में होगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। मान लेते हैं बच्चों, इसकी प्रारंभिक सांद्रता आपने C ले रखी है, इसकी कितनी हो जाएगी? 0,0 होगा। वियोजन की मात्रा, सॉरी आयनन की मात्रा अल्फा है। क्या है? अल्फा। यह आयनन की मात्रा है, तो ये कितना वियोजित होगा? -C अल्फा। ठीक है, ये कितना बनेगा? C अल्फा। ये भी कितना बनेगा? C अल्फा। तो यहां पर साम्य पर सांद्रता इसकी कितनी बचेगी? C -C अल्फा। ठीक है, ये कितना बना हुआ है? C अल्फा। और ये भी कितना बना हुआ है? C अल्फा। अगर मैं आपसे कहूं कि इस स्ट्रक्चर को देख के बताइए H+ आयनों की सांद्रता कितनी है, बराबर, तो आप कहोगे कि सर साम्य पर H+ आयनों की जो सांद्रता है वो C अल्फा है। ये हो गई आपकी C अल्फा। कर लोगे इस सूत्र को पैक नंबर 1। ये सूत्र आपका काम का बन गया। H+ आयनों की सांद्रता कितनी है? C अल्फा है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस स्ट्रक्चर को देख के बताइए कि यहां पर जो आयनन की मात्रा है, साम्य स्थिरांक निकालते हो ना कैसी, वैसे यहां पर निकालना है अपन को Ka। तो कैसे निकालोगे Ka, बताओ। देखिए उधर निकाल देते हैं थोड़ा दूर। Ka कैसे निकालोगे बताओ। देखिए दुर्बल अम्ल का आयनन स्थिरांक, साम्य स्थिरांक का भाई ये कैसे निकालोगे? H+ आयनों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता गुणा में अपॉन अम्ल की सांद्रता, ये से निकालते हो ना, ये COOH की सांद्रता। ठीक है, ये वैसे जल के अंदर है, आयनन H2O के अंदर है। तो बताओ बच्चों, K बराबर ये C अल्फा है कि नहीं है, और वो भी C अल्फा ही है ना, अपॉन
ये कितना है, C माइनस सी अल्फा, तो यहां पर मैं C को कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस अल्फा बच जाएगा। बताओ बच्चों के ए बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर C स्क्वायर होगा, अल्फा स्क्वायर होगा, नीचे C होगा और 1 माइनस अल्फा होगा, इसको इससे काटा जाएगा और के ए बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा प्राप्त होगा। यही होगा ना, ये फॉर्मूला नंबर 2 आपका काम का है। ठीक है, कोई समस्या? ये किसका मान आ गया आपके पास, के ए का आ गया, और के ए और सी के मध्य अपन एक संबंध बनाते हैं। वह संबंध इस तरीके का आता है, H प्लस बराबर अंडर रूट में के गुणा सी। डायरेक्ट फॉर्मूले को याद रखिए क्योंकि आपसे पूछा नहीं जाएगा, यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या हो गया, H प्लस बराबर अंडर रूट के ए गुणा सी। ठीक है, इन सब, अब हमारे को पीएच ज्ञात करते समय क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता है, बताओ। देखिए पीएच का सूत्र क्या होता है, यही होता है ना, पक्का। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने इसके लिए पीएच ज्ञात करने का सूत्र बनाया था, वो ये आएगा 1/2। ठीक है, पी के ए माइनस लॉग सी। क्या फॉर्म आ गया, 1/2 पी के ए माइनस लॉग सी। पी के ए क्या चीज है ये भी जानेंगे हम, पहले आप इसको उतार लीजिए। उतारो फटाफट। हो गया बच्चों ये,
अब इनमें 3 हमने फॉर्मूले लिखे हैं बच्चों, 4 फॉर्मूले लिखे हैं। अब किसी के पेट में अगर कोई दर्द है कि सर ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, वो फॉर्मूला कैसे आ रहा है, तो बताइए। मेरे हिसाब से आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद होना चाहिए बस, ठीक है। अब देखो इधर इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो ये ना, यहां पर C एसिटिक एसिड की क्या है, प्राइमरी सांद्रता है, ठीक है। 1 मोल मान ले या C मोल मान ले, तो स्टाइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग जितना ये टूटेगा उतना ही वो क्या होगा, बनेगा। यही बनेगा ना, यही बनेगा। इसलिए ये टूट कितना रहा है, C अल्फा, ये टूट रहा है ना, तो इसकी स्टाइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग ये भी C अल्फा ही बनेगा। अगर यहाँ पर 5 होते तो यहाँ पर 5C अल्फा बना देते। समझ में आ गई? चलो जी, अब ये फॉर्मूला किसी को कोई परेशानी कर रहा हो तो वैसे बता दीजिए। नहीं कर रहा, आ गया, क्योंकि सामने पर प्रोटॉन के जो मोल है वो C अल्फा ही बनेंगे, इसकी मात्रा यही होगी ना। चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इस वाले फॉर्मूले की। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये वैसे ही निकालना है जैसे हम Kc निकालते हैं। उत्पादों की सांद्रताओं का गुणा, ये रही उत्पादों की सांद्रताएं, अपॉन क्रिया कारक की सांद्रता जो बची हुई है वो ये है, भाग लगा दिया, काटा पीटी की, हमने ये प्राप्त किया। अब इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत हो तो वो बताइए। ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है? H प्लस बराबर C अल्फा है, ये हम जानते हैं। अब इसको हमने Ka के साथ और C के साथ रिलेटेड किया है, इसका मतलब हमने अल्फा यहां से निकालने का प्रयास किया है। यही क्या है ना, अल्फा यहां से निकालेंगे तो आपको ये फॉर्मूला अल्फा का मान रखने के बाद ये प्राप्त होने वाला है, ठीक है। कर लोगे? ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है? ये फॉर्मूला कैसे भी नहीं आ रहा, ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से ही निकल के आ रहा है। पीएच कैसे निकालते हो आप? देखो इधर पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस होता है कि नहीं होता है? होता है ना, बराबर माइनस लॉग H प्लस के स्थान पर क्या लिख सकता हूं मैं, आप ही बताइए। H प्लस के स्थान पर मैं ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं ना। H प्लस के स्थान पर तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं जो मुझे दिया गया है। अगर मुझे सांद्रता दी गई है और अल्फा का मान दिया हुआ है तब तो मैं H प्लस के स्थान पर ये चीज लिखूंगा। अगर मुझे आयनन स्थिरांक के A दिया गया है और C दिया हुआ है तब H प्लस के स्थान पर इनको लाने का प्रयास करेंगे, यही है ना जो दिया जाएगा। अब बताओ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, K1 गुणा C की घात 1/2 लिख सकता हूं क्या? अगर घात 1/2 होती है तो उसको हटाने के लिए रूट लगाया जाता था। अब रूट लगा हुआ है तो मैं इसको हटाने के लिए घात 1/2 भी तो लगा सकता हूं। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, K1 गुणा C की पावर 1/2। मैं ये भी जानता हूं कि आगे चल के घात आगे भी आया करती है, माइनस के 1/2 लॉग होना ही होना था। बताओ बच्चों यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, घात का तो मैंने हटा दिया। अब K1 गुणा C m गुणा n, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं log Ka प्लस log C। आगे माइनस का है तो प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और pKa क्या है, देखो इधर pKa होता है माइनस log K, इसको बोलते हैं pK, ठीक है। तो बताओ यहां पर माइनस log K बनेगा कि नहीं बनेगा, माइनस log K, तो इसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने pKa, ठीक है। आपको डायरेक्टली इसका मान दिया जाएगा pKa के रूप में, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा। हमें रिटन एग्जाम नहीं देना है, ठीक है, इसलिए ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखिए। क्लियर हुआ मामला, कोई समस्या नहीं है? तो यहां पर एक तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये भी है, तीसरा ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि चारों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब अगला जो आपका आएगा
दुर्बल अम्लों की हमने देख ली, दुर्बल क्षारों का ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। देखें कहां पे, ये प्रारंभिक सांद्रता है, हमने ये पदार्थ लिया है, अभी वो बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं प्रारंभिक। शायद एक क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी डाला था, है ना। चलो जी, इसको हटा दें, फॉर्मूले लिख लिए बराबर से। दुर्बल अम्लों के लिए पीएच की बात करें तो ये फॉर्मूले लगाना है। चलो जी, अब अगला हेडिंग डालो बच्चों, दुर्बल क्षारों की पीएच। दुर्बल क्षारों की पीएच, दुर्बल क्षारों की पीएच। बताओ, देखिए दुर्बल क्षार कौन होते हैं? NaOH नहीं, NH4OH, यही है ना। बैरियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब दुर्बल क्षारों की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो इसमें लिखो बच्चों, वह क्षार जिनका आयनन 95% से कम होता है, जिनका आयनन 95% से कम होता है, अर्थात पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, अर्थात पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल क्षार कहा जाता है, उन्हें दुर्बल क्षार कहा जाता है, उन्हें दुर्बल क्षार कहा जाता है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र लिख लीजिए NH4OH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल ट्राइस। ठीक है, अब इनके लिए क्या निकाल रहे हैं हम? इनके लिए निकाल रहे हैं बच्चों पीएच। देखो इधर कैसे निकालोगे वो भी देख लीजिए। मान लीजिए बच्चों हमारे पास NH4OH है, इसका आयनन हो रहा है H2O की प्रेजेंस में, NH4 बनेगा और OH माइनस भी बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाइए, पीछे जो कमियां रह गई उनको यहां सुधारने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखो वही C है, वही 0 है, वही 0 है। आयनन की मात्रा मतलब वियोजित होने का जो तरीका है, तो ये कितना टूटेगा? C अल्फा बनेगा और ये भी बनेगा। ठीक है, कितना शेष रहेगा? C माइनस C अल्फा, सब कुछ वही है, बिगड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आपसे कोई कहे कि इसके लिए क्षार है ना, तो क्षार के लिए Kb बराबर क्या होगा? फॉर्मूला कैसे बनाओगे? Kb साम्य स्थिरांक बनाते हो, Kc वैसे ही बनाना है। अम्लों के लिए K एता और ये बेस इसलिए Kb लगा दिया मैंने। तो आप कहोगे कि C अल्फा
गुणा में भी सी अल्फा बटा में सी 1 माइनस अल्फा, यानी कि वही चीज हो गई जो पहले थी। तो के बी बराबर कितना आएगा, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा, इसको इससे काटोगे, के बी बराबर सी अल्फा स्क्वायर बटा 1 माइनस अल्फा, ये आपके सामने होगा। बोलो यही होगा, पूछे तो बता दो कि ऑप्शन में आ जाए तो। अब देखो, अगर आपसे कोई कहे कि OH माइनस की सांद्रता कितनी है, बताओ देखें। अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार को मैंने आयनन किया, तोड़ा, तो OH माइनस की सांद्रता कितनी मिलेगी, सी अल्फा मिलेगी। यही कहानी वहां पर भी थी, तो ये सी अल्फा थी। ठीक है, बताओ। अच्छा, यहां पर अगर मैं अल्फा की वैल्यू को यहां से निकाल के बी के साथ में वहां पर सेट करूं, तो OH माइनस की सांद्रता कितनी बनेगी, अंडर रूट के बी गुणा सी। बोलो यही बनेगी कि नहीं बनेगी, जैसा कि वहां पर थी H प्लस बराबर अंडर रूट में के ए गुणा सी, वही था ना। वो दुर्बल अम्ल था, ये क्षार था, वहां के ए था, यहाँ के बी है, वहां H प्लस था, यहाँ OH माइनस है। बताओ बच्चों, यहां पर मैं pH निकालूंगा या पहले POH निकालनी पड़ेगी, POH मुझे निकालनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, OH माइनस आयनों की सांद्रता लगाऊंगा, यानी कि POH बराबर माइनस लॉग, इसको लिख दूं यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था 1/2, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, घात आगे आने वाली है और ये लॉग है, यहां पर के बी गुणा सी, लॉग नियम से आगे खोलोगे तो फाइनली आपको ये चीज प्राप्त होगी, POH बराबर क्या प्राप्त हो जाएगी, 1/2 पी के बी माइनस लॉग सी। बोलो यही प्राप्त होगी ना। अब बताओ बच्चों, पीएच कैसे निकालोगे। पीएच निकालने के लिए 14 में से पीओएच को घटा देंगे, तब जाकर के निकलेगी, डायरेक्ट नहीं निकलेगी। ठीक है, चलो हो गया इसका भी काम फ्री। अब उतारो इसे। भाई ये पहले वाला ही है, बिल्कुल उसकी कॉपी और कुछ भी नहीं किया है। लॉग टेबल ले दो। अब देख, ये था वो एंटीलॉग, एंटीलॉग 0.2 का ये 0.09 का ये
एंटी लॉग 0.1 का ये, यानी कि 0.21 लॉग का मान होता है वो इसका होता है। तो वो तो अपन जानते ही है ना कि कौन सा लॉग किसका मान होगा, होगा कि नहीं होगा। अपना तरीका कैसा लगा? अच्छा लगा भैया। वो कह रहा हूँ मतलब मान जो नया है ना, अगर ले जाए तो इसमें से दे देंगे तो जैसे हो गया बच्चों ये। तो ये थे हमारे प्रमुख पीएच जिनको हमने ज्ञात करना सीखा, ठीक है। और अब इन पर आधारित क्वेश्चन जितने करोगे उतना ही फायदा होगा, जितने नहीं करोगे उतना ही नुकसान होता जाएगा। अब देखते हैं बच्चों, बफर विलियन की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? बफर विलियन की बात करेंगे। बफर विलियन क्या होता है? बफर विलियन ऐसे विलियन होते हैं जो पीएच में परिवर्तन का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। किसका विरोध करेंगे? बफर। बफर का मतलब होता है पीएच विरोधी। एक शब्द में इसकी परिभाषा को अगर हम समझना चाहें तो क्या समझ सकते हैं? पीएच के विरोधी, ठीक है। देखो कुछ विलियन ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप थोड़ा अम्ल या क्षार मिला दो तो भी उसकी पीएच के मान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गई बात? उनको कहते हैं बफर विलियन। आपकी जो मृदा होती है वह भी बफर विलियन का ही काम करती है। अपने अंदर जो ब्लड होता है वह भी बफर विलियन ही होता है, ठीक है ना। तो ये बफर विलियन का एग्जाम्पल ध्यान रखना है। क्या क्या है? एक तो मृदा का विलियन और एक होता है हमारे ब्लड सॉल्यूशन। ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.2 से 7.4 के बीच होती है। अगर हम एसिड ज्यादा खा लें तो भी पीएच इतनी ही रहने वाली है। एसिड कम खा लें, क्षार ज्यादा खा लें तो भी पीएच उतनी ही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि वह बफर सॉल्यूशन है, पीएच में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। तो आई होप आपके परिभाषा तो समझ में आ गई होगी कि बफर विलियन क्या है। पीएच में परिवर्तन के विरोधी है ये। आप इनके अंदर एसिड डालो या बेस डालो, ये अपने आप में पीएच का परिवर्तन नहीं होने देंगे। अगर होने देंगे तो बहुत कम होने देंगे। इनकी जो प्रयास होगी चेंजिंग की वो या तो +1 हो जाएगी या फिर -1 हो जाएगी। जैसे 5 है तो अधिकतम 6 हो जाएगी और न्यूनतम 4 रह जाएगी। इससे ज्यादा पीएच में परिवर्तन नहीं होगा।
ये भी बड़ी कठिनाई से होगा। ठीक है, कोई समस्या? तो इनकी एक परिभाषा लिखो आप सुंदर सी। लिखो बच्चों, वह विलियन जो पीएच में परिवर्तन का विरोध करते हैं, वह विलियन जो पीएच में परिवर्तन का विरोध करते हैं, पीएच में परिवर्तन का विरोध करते हैं, उन्हें बफर विलियन कहा जाता है। उन्हें बफर विलियन कहा जाता है। इन्हें उभय प्रतिरोधी विलियनों के नाम से भी जाना जाता है। उभय प्रतिरोधी विलियनों के नाम से भी जाना जाता है। उभय प्रतिरोधी विलियनों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। अगली लाइन में लिखो यह निम्न प्रकार के होते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। अब कॉपी के टॉप पर एक लाइन लिखो स्टार लगा के। लिखो रक्त तथा मृदा विलियन। रक्त तथा मृदा विलियन बफर विलियनों के उदाहरण हैं। रक्त तथा मृदा विलियन बफर विलियनों के उदाहरण हैं। ठीक है ना, अतः इनकी पीएच में थोड़ा अम्लीय क्षार मिलाने पर भी परिवर्तन नहीं होता है। अतः इनकी पीएच में अम्लीय क्षार मिलाने पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। थोड़ा अम्लीय क्षार मिलाने पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो परिभाषा क्लियर है। और मोस्टली ये एग्जाम्पल ध्यान रखना कि रक्त किस प्रकार का विलियन है। ठीक है ना, या वो प्रश्न बोल दे कि एक व्यक्ति के रक्त के नमूने का पीएच का मान 7.2 प्राप्त हुआ, यदि इसके अंदर एक ढक्कन एसिड की डाल दी जाए तो पीएच कितनी होगी? कोई नो चेंज। ठीक है ना, चलो जी, अब अगला हेडिंग डालो, नंबर फर्स्ट लगाइए, अम्लीय बफर विलियन। अम्लीय बफर विलियन अम्लीय बफर विलियन। ऐसे दूसरा क्या हो जाएगा? क्षारीय बफर विलियन। तो पहले देख लेते हैं अम्लीय बफर को, फिर देख लेंगे क्षारीय को। ठीक है, देखो बच्चों, अम्लीय बफर विलियन है ना, इसके अंदर अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा, लेकिन कैसा होगा? वीक होगा। वीक एसिड प्लस इसी वीक एसिड का किसी सॉलिड बेस के साथ, बताओ ये लवण बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना। किसका लवण बन गया? ये इस वीक एसिड का सॉलिड बेस के साथ जो लवण बना है, इसको हमने इस वीक एसिड के अंदर मिला दिया। यह है दुर्बल क्षार। क्या है ये? सॉरी, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। अब बताओ, देखिए परिभाषा कैसे बोलोगे?
अम्लीय बफर की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी दुर्बल अम्ल तथा इसी दुर्बल अम्ल का परवल क्षार के साथ बने लवण का मिश्रण क्या बन जाएगा? अम्लीय बफर विलयन बन जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बताओ, देखिए किसी एक दुर्बल अम्ल का नाम बताओ। वही आपका ये लो वीक एसिड प्लस इस वीक एसिड का किसके साथ लवण बनाओगे? ये CH3COOH का NaOH परवल क्षार है कि नहीं है? ये सॉलिड बेस हो गया आपका और ये आपका वीक एसिड है। बोलो इनका लवण बनाओगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला? ये OH माइनस ये H प्लस ये दोनों मिलके तो जल बन के हट गए अलग, ये तो गए काम से। अब क्या बन गया? CH3COO और इधर आपका आ गया आपका Na, ये पॉजिटिव पार्ट है ये नेगेटिव पार्ट। क्या बन गया? ये सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ठीक है, अब इस सोडियम एसीटेट को इसके साथ मिक्स कर दीजिए CH3COONA को। अब ये जो आपका सॉल्यूशन का मिश्रण बना है इसी को बोलेंगे हम अम्लीय बफर विलयन। अम्लीय बफर विलयन। समझ में आई क्या बात? तो परिभाषा क्लियर हो गई। क्या हुआ? अम्लीय बफर किसी दुर्बल अम्ल तथा इसी दुर्बल अम्ल का किसी परवल क्षार के साथ मिलाने के बाद जो लवण बना है उन दोनों का मिश्रण। ठीक है, तो इसकी एक सुंदर सी परिभाषा लिख लो। देखो बच्चों, देखो जब किसी दुर्बल अम्ल तथा इसी दुर्बल अम्ल का, यही होना चाहिए, तथा इसी दुर्बल अम्ल का किसी परवल क्षार के साथ बने लवण का मिश्रण ठीक है, क्या कहलाएगा? अम्लीय बफर कहलाएगा। का मिश्रण अम्लीय बफर कहलाता है। अम्लीय बफर कहलाता है। अब ये चीजें आप उतार लीजिए। कहां से उतारना स्टार्ट करोगे? हाँ, ऊपर से वीक एसिड प्लस इसी वीक एसिड का किसी सॉलिड बेस के साथ। बस इतना सा करना है, बाकी तो हम देख लेंगे। तो इसका मतलब क्षारीय बफर की तो परिभाषा समझ में आ गई होगी आपकी। क्या हो जाएगा? दुर्बल क्षार और उसी दुर्बल क्षार का किसी परवल अम्ल के साथ। बस तो फिर क्या है? अम्लीय बफर है तो पहले शुरुआत अम्ल से ही करो, लेकिन वो दुर्बल होना चाहिए। हो गया बच्चों ये?
हो गया? चलो हो गया, तो एक काम कर लेते हैं। देखो वीक एसिड, क्वेश्चन लिखो, देखो एक क्वेश्चन नंबर 1, वीक एसिड बराबर HCl, ये आपको दिया हुआ है। सॉलिड बेस बराबर KOH का यूज कर के बफर विलियन बनाओ। बनाओ दे के इसका बफर विलियन कैसे बनाओगे? ये सॉलिड बेस है आपके पास, प्लस KCl। हाँ तो KCl ही बनेगा ना KOH से, तो साल्ट तो KCl ही बनेगा ना। तो क्या भाई, साल्ट तो यही बनेगा ना। अब देखो इधर, हमने एक तो दुर्बल अम्ल लिया और उस दुर्बल अम्ल का उसको तो अलग रख दो और उसका परवल क्षार के साथ लवण बना के फिर वापिस उसमें ऐड करो। नहीं यही समझ में। जैसे ये है, बताओ बच्चों इन दोनों से क्या बनेगा? इन दोनों से बनेगा आपका एक तो H2O और एक बनेगा KCl। ये आ गया लवण किसका? वीक एसिड प्लस सॉलिड बेस से बना लवण ये है, यही है ना। इसको वापस से वीक एसिड के साथ और इसी वीक एसिड का सॉलिड बेस के साथ बना हुआ लवण, यानी कि ये था HCl प्लस KCl। बस ये हो गया आपका साल्ट तैयार। कोई समस्या नहीं है, बस इतना ही तो करना है। पहचान लोगे ना? चलो तो फिर एक काम करो, आप पहचानो लो। अब हेडिंग डालो
नंबर 2 लगाओ, देखो क्षारीय बफर, क्षारीय बफर। फिर आपको इनकी पीएच निकालना सिखाएंगे। क्षारीय बफर, क्षारीय बफर परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो क्षार कैसा होना चाहिए, हाँ वीक होना चाहिए बेस, प्लस साल्ट कौन सा होना चाहिए, इस वीक बेस का जो यहां पर लिए ना उसी का किसी सॉलिड एसिड के साथ बना हुआ लवण हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ये तो हो गया आपका लवण और ये दोनों, अब इन दोनों को मिक्स कर दिया हमने, तब जाकर के वो चीज बनेगी। बनाओ देखें। अब आपको पता है वीक बेस का फॉर्मूला, हाँ तो देखो आपको दिया जा रहा है वीक बेस है NH4OH, सबसे फेमस, कोई परेशानी नहीं है। और सॉलिड एसिड HCl भी होता है, H2SO4 भी होता है, HNO3 भी होता है, HClO4, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनसे आप बनाइए, किसी एक से बना लो इनसे। बनाओ देखे। NH4Cl, ठीक है, NH4, ये सही है, ठीक है। बिल्कुल गुड। आपका रॉन्ग है, ये क्या है, वीक बेस होगा ना यहां तो, बैठा कुछ, देखो आपका ये आना चाहिए। वीक बेस तो आपका ये हो गया NH4OH, इसका काम फिर प्लस इससे, यानी कि इससे और इनमें से किसी भी एक एसिड से बना लीजिए। जैसे मैं इसका यूज करके बनाऊंगा तो इसमें HCl जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा, बस ये बनेगा ना। तो यहां पर मैं लिख दूंगा NH4Cl। बताओ ये इसका परबल एसिड के साथ बना हुआ लवणी तो है, बस इस मिश्रण को बोलूंगा मैं क्षारीय बफर, ठीक है ना। अरे बात समझ में आ गई क्या, ओके पक्का, ठीक है। चलो अब आप एक काम करो, मान लेते हैं बच्चों हमारे पास यह है एक CH3COOH प्लस यह है CH3COONA। अब बताइए बच्चों किस प्रकार का बफर है, बताओ देखिए ये किस प्रकार का बफर विलयन है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। हाँ ये आपका अम्लीय बफर है, कैसे पहचान करोगे, हाँ उधर जाने से पहले यही देख लो, देख लिया, काम हो गया यहीं पर, बिल्कुल वो तो होना ही था। चलो जी ये आपका वीक एसिड है, आपको दिख रहा है, नहीं पता हो तो कार्बन वाले जितने भी अम्ल है ना COOH आएंगे
वो सब वीक है, आंख बंद करके अपना काम निकाल लो, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर सोडियम दिख रहा है तो परवल क्षार से ही बना था, ठीक है। कोई समस्या? अब फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्षार क्या था, अम्ल तो यहां से समझ में आ ही जाएगा, तो उसको पानी में घोल लो, तो ये जो Na है इसके साथ OH जुड़ जाएगा, इतने में NaOH हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ बच्चों, ये आपके पास एक क्या है, अम्लीय बफर है। सबको पता लग गया होगा, पूरे कोटा को ही पता लग गया कि यह क्या लिख दिया हमने, ये एक अम्लीय बफर लिख दिया हमने, ये लिखा है ना। अब आगे चले बच्चों, देखिए बच्चों, इस अम्लीय बफर के अंदर दो चीजें परसेंट है। क्या क्या चीजें हैं? एक तो है आपका ये वीक एसिड, और एक है इसी वीक एसिड का किसी सॉलिड बेस के साथ बना हुआ साल्ट है, यही है ना। चलो बताओ, ये जब वीक एसिड टूटेगी तो क्या चीज बनेगी? तो आप कहोगे कि सर इससे ये चीज बनने वाली है, ये बनने वाली है। और जब वो वाली चीज टूटेगी, CH3COO Na, ये टूटेगा तो क्या बनेगा? CH3COO माइनस और एक Na प्लस बनेगा। समझ में आ गई बात? कोई समस्या नहीं है? नो डाउट। अब देखो बच्चों, मान लो इस बफर विलयन के अंदर, ये इसका जलीय विलयन है, पानी के अंदर घुला हुआ है, जैसे ब्लड भी तो है। किसी बच्चे ने इसके अंदर क्या मिला दिया? कोई एसिड मिला दी। क्या मिला दी? कोई एसिड मिला दी, HCl मिला दिया। तो वह एसिड का क्या होगा बताओ, देखें एसिड का क्या होगा? आयनों में टूटेगी, H प्लस और Cl माइनस में, यही टूटेगी ना। तो इसके अंदर प्रोटॉन तो ऑलरेडी मौजूद है, और फिर नया प्रोटॉन आ गया भाई, जैसे हमने HCl मिलाई तो ये पहले तो टूटेगी H प्लस Cl माइनस में। तो बताइए बच्चों, ये क्या काम कर लेगी? Cl से Na से जुड़ेगी तो NaCl बनेगा। बताओ NaCl की pH का मान कितना रहेगा? 7 के आसपास रहेगा, यानी कि इसकी वजह से ना तो pH बढ़ी और ना ही घटी, इसका तो काम फ्री हुआ। अब इसको देखो, ये H प्लस है, ये ऊपर वाला H प्लस है, और ये ऑलरेडी है, यही है ना। तो बताओ बच्चों, ये वाला नया आया तो ये इससे क्या कर लेगा? जुड़ जाएगा। तो एसिटिक अम्ल ही तो बना है ना, कोई नया पदार्थ तो बना नहीं। तो ये तो पहले ही था, अब भी उसकी pH उतनी ही तो रहेगी जितनी की पहले थी, इसलिए हमने अम्ल मिलाया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समझ में आई? अब हमने क्या कर दिया बच्चों, इसके अंदर कोई क्षार मिला दिया। मान लीजिए हमने NaOH मिला दिया, तो ये टूटेगा, एक तो Na प्लस में और एक OH माइनस में, ठीक है, यही होगा ना। ये हमारा अम्लीय बफर था, इसके अंदर हमने क्षार मिलाया ये वाला। बताओ बच्चों, ये किससे क्रिया करेगा? सोचो, ये या तो इससे क्रिया करेगा तो जल बनेगा, जल की pH वही है उदासीन, ना अम्लों के पक्ष में ना क्षारों के पक्ष में, यानी कि इसके ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना। अब देखो इधर, या फिर ये किससे क्रिया करेगा? इससे क्रिया करेगा, तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा। ये तो जब ये बफर बना था तब भी तो था, नो डाउट। इसका क्या होगा Na का? ये Na किससे क्रिया करेगा? ये Na इस एसीटेट से क्रिया करेगा, तो क्या बनेगा? CH3COO। भाई साहब ये तो पहले ही थे, कोई नया तो नहीं आया, तो इसलिए यहां पर अब भी चेंज नहीं हुआ। तो बफर विलयन यही तो होते हैं जो अम्ल या क्षार मिलाने पर pH में परिवर्तन का विरोध नहीं करते हैं। समझ में आ गई? ऐसे है। चलो जी, ये तो बातें थी हमारी। अब एक चीज बता दीजिए बस, इसके लिए Ka का मान कैसे निकालोगे? Ka बराबर ऐसे ही निकालोगे, और H प्लस अपॉन में CH3COOH ऐसे निकालोगे ना।
बताओ यहां से H प्लस कैसे निकालोगे, H प्लस की वैल्यू कैसे निकालोगे? इन दोनों को करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका लगा दोगे भाग, यही करोगे ना। तो H प्लस की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगी, Ka और CH3COOH अपॉन में कौन आ जाएगा, CH3COO माइनस, यही आएगा ना। कोई समस्या नहीं है ना। अब देखो इधर इस वाले का क्या करोगे, इसका भी निकाल लोगे। अगर बताओ बच्चों मैं इधर भी लॉग लगा दूं उधर भी लॉग लगा दूं, क्या कर दें, इधर भी लॉग लगा दें, दोनों और लॉग से गुणा कर दें, दोनों और लॉग से गुणा कर दें या लगा दें, गुणा कर दें, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसके बाद आपको एक चीज प्राप्त होगी, वो देखो लॉग क्या बन जाएगा यहां पर, H प्लस, ठीक है, यही बनेगा नो डाउट। तो इससे हमने फाइनली जो हमारे काम की चीज है वो हमने निकाली, 1/pKa प्लस यहां पर आ जाएगा आपका लवण की सांद्रता अपॉन अम्ल की सांद्रता। ये सूत्र याद रखो और मौज करो, pH बराबर pKa प्लस लवण की सांद्रता अपॉन अम्ल की सांद्रता। यहां से निकल जाएगा क्योंकि H प्लस तो आ गया, अब pH ही तो निकालना है। तो अपन को कोई बोर्ड का एग्जाम तो देना है नहीं, अपना काम है फॉर्मूले से काम हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो साल्ट अपॉन एसिड, चलो अब इनको ऐसे कैसे उतार लो आप, आपका काम की चीज मतलब यहां पर आके आ रही है, उतारो। pKa प्लस साल्ट अपॉन एसिड। पेपर कौन से टेस्ट उसका होगा? हाँ, अगला टेस्ट आपका बुधवार को होगा और उस टेस्ट के अंदर क्या देंगे, जो आप कहोगे वही देंगे। हाँ, रेडॉक्स दे देंगे, ठीक है, तैयार करके लिया ना। ओनली फॉर रेडॉक्स, ओनली फॉर रेडॉक्स ही देंगे और टाइम आपको प्रॉपर देंगे। हाँ नहीं, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है, इस समीकरण को भैया ध्यान रख लेना है ना, और यहां पर लिख लेना हेंडरसन समीकरण, हेंडरसन समीकरण। ये किसकी पीएच निकालने का फॉर्मूला बन गया, अम्लीय बफर की पीएच निकालने का फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है ना। तो अम्लीय बफर की परिभाषा याद रखो, ठीक है ना, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में ऑप्शनों को पहचानने में दिक्कत ना आए। दूसरा, अम्लीय बफर कैसे बनता है, वीक एसिड प्लस सॉलिड बेस का मिक्स संज्ञा है। तीसरी बात, ये फॉर्मूला याद रखो, कम से कम इतनी बातें तो आपको याद होनी चाहिए।
हाँ एक चीज बताओ, ये लिख लिए हेंडरसन समीकरण। चलो एक चीज बताओ बच्चों, अम्लीय बफर विलयनों की पीएच में कितना अधिकतम परिवर्तन हो सकता है, कम से कम कितना परिवर्तन हो सकता है? अधिकतम और न्यूनतम जितनी है उसमें से, यही है ना। तो इनके लिए पीएच परास अगर आपसे पूछे, ध्यान दो इधर, पीएच परास, तो क्या बताओगे आप? मान लो इसकी पीएच है, तो इसमें कितना चेंज हो सकता है? +-1 का। तो पीएच परास बराबर पीएच +-1 लिख लो, पीएच परास +-1, ठीक है ना। बहुत है आज के लिए, इतना ही। चलो तो ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट।